तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और उसका लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं पहले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें जाननी है। तो चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, उनके गुणों के बारे में मेनली हमें इस चैप्टर में जानना है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में अभी तक हमने मेरे भाई पिछली क्लासेस में एलकेजी यूकेजी से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की कक्षाओं में हमने जो भी संख्याओं को जाना है, जिन भी संख्याओं को हमने देखा है, उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, या हमने जो है पिछली कक्षा में भैया 1 को देखा है, 2 को देखा है, 3 को देखा है, 4 को देखा है, 5 को देखा है। तो ये सभी क्या हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। हमने भैया 0 को भी देखा है, 0 भी एक क्या है? आपकी वास्तविक संख्या है। हमने -1 को भी देखा है, -2 को भी देखा है, -3 को भी देखा है, -4 को भी, इस प्रकार से एंड सो ऑन। तो यानी ये सभी जो संख्याएं हमने पिछली क्लासेस में देखी थी, ये सभी क्या है? आपकी वास्तविक संख्याएं। लेकिन भैया हमने पढ़ा था 1 2 3 4 से लेकर के आगे जो भी संख्याएं होती हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और भैया हमने 0, अगर जब हम 1 2 प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है, ये भी हमने देखा था। तो आप यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं। और उसके बाद हमने -1 -2 -3 0 1 2 3 4 इसको हमने पूर्णांक नाम दिया था। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जी हाँ, वो पूर्णांक भी हैं, प्राकृतिक संख्या भी हैं, और ये वास्तविक संख्याएं भी। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो बेसिकली वास्तविक संख्या से ही, मतलब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और जो आपका पूर्ण संख्या होता है ये भी वास्तविक संख्या होता है, जो पूर्णांक होता है ये भी वास्तविक संख्या होता है। यानी जितनी भी संख्याएं हमने देखी हैं, मैं कह रहा हूँ भैया, देखी तो मैंने 2/4 2/5 भी है, देखा तो मैंने 1/2 भी है, देखा तो मैंने 3/7 भी है। तो ये क्या, ये सभी जो परिमेय संख्या हैं ये भी वास्तविक संख्या हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब इन संख्याओं को भी हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। उसके बाद हमने जैसे 2.33 भी देखा है, 2.56 भी देखा है, 2.913 भी देखा है। तो क्या ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं? हाँ बिल्कुल, ये सभी भी वास्तविक संख्याएं हैं। उसके बाद हमने देखा है 2.3333 करके ऐसे बहुत सारे अंक तक चली जाती थी, जिसको हम क्या कहते थे? अनुमसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी बार बार आवृत्ति हो रही है। देखिए, पुनरावृत्ति हो रही है, जिसको हम क्या कहते थे? अनुमसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यह भी आपका क्या है? एक वास्तविक संख्या है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि 2.3125689 यानी कि नॉन रिपीटिंग जो थे, डेसिमल्स थे। तो यहाँ पर हमने इसको क्या कहा था कि अनुमसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये भी आपका एक वास्तविक संख्या है। हमने भैया जो है अंडर रूट में 2 भी पढ़ा था, अंडर रूट में 3 पढ़ा था, अंडर रूट में 5 पढ़ा था, अंडर रूट में 8 7 पढ़ा था। तो ये जो सभी संख्याएं हैं, क्या ये एक वास्तविक संख्या है? मतलब ये तो परिमेय संख्याएं हमने पढ़ा था, ये हो सकता है कि ये संख्याएं हो, वास्तविक संख्या ना हो। तो मैं कहूंगा कि ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, तो ये भी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। यानी जितनी भी संख्याएं यहाँ पर दिख रही हैं, इस टाइप से हमने जितनी भी संख्याओं के बारे में जाना है, जितनी भी संख्याओं के बारे में जाना है, ये सभी आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। एक सेकंड, ये तो पूरा मिट ही गया, इसको मुझे छोटा करना था। तो ये सभी संख्याएं क्या है मेरे भाई? वास्तविक संख्याएं हैं। इसको मैं यहाँ पर कॉर्नर में लिख देता हूँ। तो अब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो वास्तविक नहीं है, उसके बारे में बता दीजिए। हमने तो वास्तविक संख्या के बारे में जान लिया, जो कि यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है। ऐसी कौन सी संख्या है भैया, ये तो बता दो, जो कि एक क्या है आपका? वास्तविक संख्या नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो वास्तविक संख्या नहीं है? तो मैं कहूंगा कि अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -4 एंड सो ऑन। इस प्रकार से जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं, यह एक क्या है? आपकी वास्तविक संख्याएं नहीं है। और जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। जो वास्तविक संख्या इंग्लिश में रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम व्यक्त नहीं कर सकते उसको हम इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं।
भैया ये आखिर काल्पनिक संख्या क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इसको तो हमने तो लिख दिया यहाँ पर अंडर रूट में -1 अंडर रूट में -2, ये तो हम तो लिख पा रहे हैं, व्यक्त कर पा रहे हैं, तो ये भी तो एक वास्तविक संख्या ही हुई। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या एग्जाम्पल में मैंने 3 एग्जाम्पल्स उठाए, अंडर रूट में 4, ठीक है, अंडर रूट में जो 4, अंडर रूट में 9 और अंडर रूट में यहाँ से एक संख्या मैंने ले लिया -4। तो ये जो 3 सवाल हैं, आइए इसको बारी-बारी से हम करते हैं। यानी अंडर रूट में -4 का मतलब क्या होता है? पहले ये आप समझिए, अंडर रूट में -4 या करड़ी में 4 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट में 4 यानी करड़ी में 4 का मतलब क्या होता है कि हम किसी ऐसी संख्या का वर्ग करें जिससे कि हमें 4 प्राप्त हो जाए, या अंडर रूट में 9 का मतलब ये होता है कि हम किसी ऐसी संख्या का वर्ग करें कि हमें 9 प्राप्त हो जाए। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसका हम वर्ग करने पर 4 मिलता है हमें? तो 1 का वर्ग करने पर 1 मिलता है, नहीं। 2 का वर्ग करने पर 4 मिलता है, हाँ ये सही है, नहीं 2 का वर्ग करते हैं तो 4 मिलता है। और एक स्टूडेंट ने कहा कि भैया मैं -2 का भी स्क्वायर करता हूं तब भी मुझे 4 मिल जाता है, तो ये भी सही है। इन 2 का वर्ग करने पर 4, -2 का वर्ग करने पर 4 आता है। उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट में 9 का मतलब क्या है? मैं किसी ऐसी संख्या का वर्ग करूं कि 9 मिल जाए। तो 3 का वर्ग करने पर 9 मिल रहा है और -3 का भी वर्ग करने पर 9 मिल रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अंडर रूट में -4 उसी प्रकार से अगर हम चलते हैं कि हम ऐसी संख्या का वर्ग करें, ऐसी किसी संख्या का हम वर्ग करें जिससे कि हमें माइनस में 4 प्राप्त हो जाए। हम ऐसी किसी संख्या का वर्ग करें जिससे कि हमें माइनस में 4 प्राप्त हो जाए। तो संख्या ऐसी कौन सी है? तो एक स्टूडेंट ने कहा कि भैया वो संख्या आपका हो सकता है 2। 2 का स्क्वायर करने पर हमें 4 मिलता है, यानी कि यहाँ पे -4 आ रहा है, तो ये मतलब गलत है, ये जवाब सही नहीं है। उसके बाद हमने सोचा कि -2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, जो कि -2 का स्क्वायर करने पर भी 4 नहीं आ रहा है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके मतलब जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करने पर भी -4 नहीं आ रहा है, ना ही -2 का वर्ग करने पर माइनस में 4 आ रहा है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे कि हम किसी संख्या का वर्ग करें और वह -4 मिल जाए। तो इन्हीं संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इनको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कुछ इन रूपों में, जैसा कि हम इन सवालों में कर लिया करते थे। तो यानी कि कहने का मतलब ये जो संख्या है यह एक काल्पनिक संख्या है। तो आपको इतनी बात अब मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। तो यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम व्यक्त नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। संख्याएं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक जैसे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर कुछ अंक मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 2 प्लस में 3, तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक वास्तविक संख्या। अंडर रूट में 2 प्लस का 4, ये भी हो जाएगा। अंडर रूट में 2 2√2 जिसको हम कहते हैं, जिसको या फिर करड़ी में 8 भी लिखते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो ये सभी क्या होते हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं। और यहाँ पर जब हम काल्पनिक संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका लिख दिया गया, जैसे इसको मैं मिटा दूं। हाँ, यहाँ पर जैसे अंडर रूट में -1 प्लस का 4, ठीक है, ये भी एक आपकी काल्पनिक संख्या ही है। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर एक वास्तविक संख्या तो दिख रही है, लेकिन ये ओवरऑल आपकी क्या है? एक काल्पनिक संख्या, क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक संख्या आ गई। जैसे अंडर रूट में -3 प्लस का 2, ये भी आपका काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, जो ये वाला टॉपिक है हमें इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना है। जो ये वाला पार्ट है इसी पार्ट को हमें तैयार करके जाना है, यानी मतलब इसी के बारे में हमें आगे चर्चा करना है। इसको हमें काल्पनिक संख्या को बस इतना जान लेना है कि ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 11th एंड क्लास 12th में पढ़ेंगे, यानी कक्षा 11 और कक्षा 12 का टॉपिक है, ठीक है। ये 11th एंड 12th का टॉपिक है, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आते हैं अपने मेन टॉपिक क्लास 10th वाले टॉपिक वास्तविक संख्याओं पर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक हमारा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है, अब हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये आपका एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है।
तो इसको जानने से पहले मैं आपको क्लास 9th पर लेके चलता हूं और उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना है, तभी ये चीजें मुझे समझ में आएंगी। तो हम आते हैं पिछले क्लास में, जैसा कि मैंने कहा एकदम बेसिक से सभी चीजों को मैं कवर कराऊंगा। तो कक्षा 9वीं पर आते हैं। कक्षा 9वीं, तो कक्षा 9वीं में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो अगर मैं आपको याद दिला दूं, नहीं याद है तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, पूरा टॉपिक समझाऊंगा, जो भी यहाँ पर वर्ड्स मैं यूज करूंगा उसको मैं आपको प्रॉपर समझा करके तभी निकलूंगा, ठीक है। ये नहीं कि मैंने 9वीं में पढ़ा था या हमने 9वीं में पढ़ा था तो अब 10वीं में सीधा मैं 10वीं वाला टॉपिक। तो जहां जहां पर क्लास 9th की आवश्यकता होगी, क्लास 8th की आवश्यकता होगी, तो उन सभी चीजों को हम यहाँ पर फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कक्षा 9वीं में हमने क्या पढ़ा था, तो क्या हमने सम संख्या पढ़ी थी? हाँ भैया, सम संख्या तो थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा याद नहीं है, तो आज क्लियर हो जाएगा। विषम संख्या भी हमने जाना था, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी चीजें तो हमने पहले ही आपको बता दिया। अब यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो यहाँ पर एक हेडिंग आता है, विभाजन के आधार पर, विभाजन के आधार पर या गुणों के आधार पर, विभाजन के आधार पर संख्या के प्रकार। तो विभाजन के आधार पर संख्या के प्रकार, ठीक है। तो विभाजन के आधार पर संख्या के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं कहूंगा कि विभाजन के आधार पर संख्या के 4 प्रकार होते हैं। संख्या के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। वो कौन कौन से होते हैं, आइए फटाफट से एक एक करके जान लेते हैं। तो विभाजन के आधार पर मेरे भाई, जैसा कि मैंने कहा, संख्या के 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला अभी हमने नाम लिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला सम संख्या, ठीक है। क्या? सम संख्या। दूसरा आपका हो जाएगा विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। यानी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स को जानना पड़ेगा या रिवाइज करना पड़ेगा, तभी हम उस टॉपिक को समझ पाएंगे। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर इतनी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आपने हो सकता है केवल 2 ही पढ़ा हो, भाज्य और अभाज्य को उतना मतलब ध्यान से, फोकस से ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर हम चारों टॉपिक्स को ध्यान से देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो मेरे भाई भाज्य संख्या मतलब सम संख्या पर सबसे पहले आते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं, तो हमने पिछली क्लास में भैया पढ़ा था, यानी जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। सामान्य भाषा में मैं लिख दे रहा हूं, जो 2 से कट जाए। थोड़ा पेन मोटा चल रहा है, इसको मैं पतला कर लेता हूं। जो 2 से कटे, सीधी सी भाषा में जो 2 से कट जाए उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूंगा तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि मैं क्या चीजें कहना चाहता हूं। तो उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर लेना चाहता हूं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, इस प्रकार से जो भी संख्याएं होती थी, हमने इसको क्या कहा था, सम संख्या। यानी कि 4 2 से कट रहा है, 2 स्वयं से कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 10 भी, तो ये सभी क्या है, आपकी सम संख्याएं हैं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो विषम संख्या होती है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी जो संख्याएं हैं जिनको हम विषम संख्या कहते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से ना कटे। हमने क्या देखा था, जो 2 से न कटे उसको हमने क्या नाम दिया था, विषम संख्या नाम दिया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर यदि मैं देखूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो भी सम संख्याओं में मैंने लिखा उसको छोड़ करके बाकी संख्याएं, जैसे 3 5 हो गया, उसके बाद आपका 7 हो गया, 9 हो गया, और उसके बाद 11, ये जो संख्याएं हैं ये आपकी एक विषम संख्या है। यानी जो 2 से विभाज्य ना हो उसको हम विषम संख्याएं कहते हैं। इतना तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं भैया, ये बता दीजिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पर भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो क्या कहते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये गुणनखंड इतना बड़ा शब्द तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आसान भाषा में जिनके 2 फैक्टर। आइए एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब एग्जाम्पल जब मैं लूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस इतना जान लीजिए, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिनके, यहां पर अगर मैं लिखूं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर
हो, या जिनको हम क्या कहते हैं, गुणनखंड। जिनके दो से अधिक फैक्टर हों, गुणनखंड हों, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभी उस पर बाद में आते हैं, तो पहले इसके बारे में, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों। तो उदाहरण के तौर पर ऐसी कौन सी संख्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं 4 ले लेता हूँ। यहाँ पर शायद आपको दिखाई ना दे, तो मैं पहले इसको जूम इन, मतलब जूम आउट कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा इसको साइज में छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो मिट जाएगा यार, रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ जाएगा चीजें। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या लिया, 4। क्या लिया यहाँ पर, उदाहरण के तौर पर मैंने ले लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लिया 4। ठीक है, अब 4 का हमें फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे होता है, फैक्टर का मतलब यह है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब कि ऐसी, मतलब ऐसी संख्याएं लीजिए जिनकी पहाड़े में 4 आता हो। तो 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सभी ऐसी संख्याएं जिनके पहाड़े में क्या आता है, 4 आता है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 1। ठीक है, 1 के पहाड़े में क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, 2 ले लिया, 2 के पहाड़े में भी आता है, और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कितने फैक्टर हैं, आपने यहाँ पर ध्यान दिया तो भैया यहाँ पर कितने फैक्टर हैं, कुल मिलाकर के 3 फैक्टर हैं, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर, एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, एक सेकंड पेन ही बदल दूं, हाँ, 6। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या ले लिया, 6। 6 के फैक्टर्स करते हैं, आइए। 6 का फैक्टर अगर मैं करता हूं तो 1 से कटेगा, ठीक। उसके बाद 2 से भी, 2 के पहाड़े में भी आता है। उसके बाद आपका हो गया 3 के पहाड़े में भी आता है। फिर उसके बाद भैया 6 के पहाड़े में भी 6 आता है, यानी और उसके आगे 7 के, 8 के, 9 के, वो तो बड़ी संख्याएं हो गई, तो पहाड़े में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर इसमें 4 फैक्टर, कि 2 से कितने भी अधिक फैक्टर हों, लेकिन 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इस प्रकार से 8, 9, 10, 11, इस प्रकार से, मतलब फैक्टर 2 से अधिक होने चाहिए, तभी हम उसको भाज्य संख्या कहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, आप बताइएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया 8। क्या ये भाज्य संख्या है, कमेंट में बताइए, क्या ये भाज्य संख्या है, 8 क्या ये एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अब मैं फिर से इसके जो है फैक्टर करता हूं, 1, हाँ है, 1 से भी भाज्य होता है, 2 से, 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में भी नहीं, 7 के पहाड़े में भी नहीं, 5 के पहाड़े में भी नहीं, 8 के पहाड़े में। तो यानी कि इसके भी 4 आपके फैक्टर हैं, तो यह भी एक क्या है, भाज्य संख्या। तो एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, आप उसका जो है फिर से बताइए कि क्या यह एक भाज्य संख्या है, 5। हमने क्या ले लिया, 5। क्या ये एक भाज्य संख्या है। अब आइए फिर से इसको फैक्टर करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं फैक्टर करता हूं तो इसका फैक्टर 1 होता है, फिर उसके बाद इसका फैक्टर 2 नहीं होता है। ठीक है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है। ठीक है, 6 7 8 9 वो तो नहीं होंगे। तो यानी यहाँ पर हमने क्या देखा कि केवल 2 फैक्टर है, लेकिन सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो क्या यहाँ पर 5 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो जवाब आता है 5 के 2 से अधिक फैक्टर नहीं है। तो क्या यह ये 5 तो 5 क्या हो जाएगा आपका, आपका 5 हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो ये जो 5 है आपका, ये क्या बन जाएगा, आपका एक अभाज्य संख्या बन जाएगा। इसी 5 को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो 5 है आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसे है, तो यहाँ पर डेफिनेशन अब मैं लिख देता हूं 5 के ऊपर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, यानी कि यहाँ पर मैं लिखना चाहूं जिनके जिनके केवल 2 फैक्टर या फिर गुणनखंड हों। ठीक है, 2 फैक्टर हों, तो इसको हम क्या कह देंगे मेरे भाई, अभाज्य संख्या कह देंगे। यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। तो 5, कोई और संख्या भाई ये बताइए जिनके केवल 2 फैक्टर होते हों, जिसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, आपका आप ले लीजिए 7 ले लीजिए। तो 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। आपके दिमाग में, आपके मतलब माइंड में आ रहा होगा, सोच रहे होंगे 7 क्या एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर फैक्टर करके चेक कर लो ना, उसमें कोई मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, 1 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, उसके बाद
दो से कटेगा नहीं कटेगा, तीन से मतलब दो के पहाड़े में आ रहा है नहीं, तीन के पहाड़े में भी नहीं आ रहा है, चार के पहाड़े में भी नहीं, पांच के, छह के, सात के पहाड़े में आ रहा है, उसके आगे भी नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर भी केवल दो ही फैक्टर आ रहे हैं, दो ही गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, जैसे सपोज एक, एक क्या है आपका, ऊपर आपको मैं लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया एक, यह एक क्या है, तो एक क्या हो जाएगा, ये एक के पहाड़े में आ रहा है, दो के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी एक के पहाड़े में उसके बाद बड़ी संख्याएं बड़ी होती चली जा रही हैं, यानी कि केवल इसके एक ही फैक्टर हैं। आपने सोचा कि मैं और फैक्टर करूं, लेकिन और फैक्टर बन नहीं रहे हैं एक के। तो यहाँ पर जो वन है, वन के केवल एक ही फैक्टर हैं, एक ही गुणनखंड है, एक से अधिक गुणनखंड नहीं है। अगर दो होते तो अभाज्य संख्या हो जाता, अगर तीन होते यानी मतलब दो से ज्यादा हो जाते तो भाज्य संख्या। तो एक क्या है, एक भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर जवाब मैं अगर दूंगा तो एक की ना ही, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक आपका क्या हो जाएगा, यह एक आपका क्या कहते हैं, नहीं भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या, इसको हम विषम संख्या मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे क्या, एक आपका विषम संख्या, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, तो यह विषम संख्या ही कहलाएगी। यह न तो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी न तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य के बारे में हमने जान लिया, अभाज्य संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में। तो विभाजन के आधार पर संख्या के जो भी प्रकार थे, हमने अच्छे से उन प्रकारों को समझ लिया है। अब हम अगले टॉपिक पर, यानी जो कि है क्या कहते हैं, जिस टॉपिक का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इस प्रमेय को पढ़ने के जो है काबिल बन चुके हैं। तो नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ मतलब जो है इसके बारे में लिख देता हूँ, इसकी मतलब जो है क्या ये प्रमेय कहता है, तो उसके बाद हम उस लैंग्वेज को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद जो भी होगा उसको हम अच्छे से समझेंगे उस लैंग्वेज को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रमेय है, प्रमेय क्या कहता है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि किसी किसी भाज्य संख्या के, किसी भाज्य संख्या के, किसी भाज्य संख्या को क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात मैंने लिख दी। जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसके बारे में मैंने इतनी बातें लिख दी कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर भाज्य संख्या की हेडिंग लिखा देता और अभाज्य संख्या को लिख देता तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे समझ में नहीं आता। इस नाते मैंने यहाँ पर पिछले टॉपिक में मैंने आपको सबसे पहले सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बता दिया है। यानी कि अब भैया यहाँ पर मुझे अब कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में समझ में आ रहा है कि भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनके एक से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब दो से अधिक फैक्टर होते हैं, और अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। यानी केवल दो, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक चीज मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया, क्या नोटिस कराया, यानी मतलब एक जो स्वाभाविक सी चीज है वो चीजें क्या है कि एक और स्वयं से जो संख्या विभाज्य हो उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो यहाँ पर एक है और पांच है, ठीक है, एक है और सात, स्वयं सात हो गया और एक, जैसे हम 9 लेते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका 3 हो गया। ठीक है, 3, 3 क्या है, एक है और स्वयं 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि केवल एक से और स्वयं से। उसके बाद हमने 11 एग्जाम्पल ले लिया, 11 क्या है, एक है और 11 से विभाज्य होता है, एक और 11 यानी एक और 11 से विभाज्य हो रहा है, एक से और स्वयं से विभाज्य हो रहा है, यानी इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो वही यहाँ पर लिखा है, जिनके केवल दो फैक्टर हों या फिर एक और स्वयं से जो कि विभाज्य हों, गुणनखंड मतलब विभाज्य हों, जिनके पहाड़े में मतलब केवल एक और 13 के पहाड़े में, एक और स्वयं के पहाड़े में जो आता हो, इतना मतलब दिमाग में खिचड़ी हो जाएगा आपकी, उसको मत सोचिए, बस इतना जानिए, जिनके दो फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कह रही है कि किसी भाज्य संख्या को
हमने उदाहरण के तौर पर ले लिया 8, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर ले लिया क्या 8, ठीक है, ये उदाहरण के तौर पर हमने क्या ले लिया 8, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 8, भाज्य संख्या एक हमने ले ली 8 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि 8 को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैं 8 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर 8 को लिखना चाहूँ तो 2 गुणे 4 लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 गुणे 4। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं इसको 1 गुणे 8 भी लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर इसको 4 गुणे 2 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मैंने यहाँ पर सोचा 6 गुणे 1, नहीं ये नहीं लिख सकता, 6 का नाम 6 ही आएगा, 6 गुणे 2 ये भी नहीं आएगा। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसको बनाने की। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं छोटी छोटी संख्याओं को ले रहा हूँ, जैसे 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं 4 ले रहा हूँ। तो इस एक को जो है 1 2 4 ये भी है, ठीक है, बहुत सही। उसके बाद हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, उसके बाद और क्या संख्या ले सकता हूँ, 2। ये 8 नहीं आ रहा, 3 दूनी 6 दूना 12, ये 12 हो जा रहा है, तो यानी ये नहीं होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, फिर से दोबारा से मैं 2 ले लेता हूँ, 1 2 दूना 4, 4 एक अन्नम 4, और उसके बाद फिर से मैंने 2 ले लिया। ये भी एक क्या है आपका एक मतलब इसका भी एक गुणनखंड है 8 का। तो 8 का हमने इस प्रकार से फैक्टराइजेशन किया है, गुणनखंड किया है। तो 8 का जब हमने इस प्रकार से गुणनखंड किया तो यहाँ पर 2 गुणे 4 हमने किया, 1 गुणे 8 किया, 4 गुणे 2 किया, और कोई पॉसिबिलिटीज तो वैसे मुझे दिख नहीं रही हैं बनती हुई, तो यानी ये पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि 1 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब है नहीं, वही संख्या वापस से आ जाएगी यहाँ पर भी, लेकिन एक स्वाभाविक तौर पर मैं 1.1 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख देता हूँ। तो यानी इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि सवाल में क्या कहा है, मतलब जो थ्योरी है आपकी उसमें क्या कहे जा रहा है, या ये जो प्रमेय है वो क्या कहता है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम अब यहाँ पर चेक करने लगे, क्या चेक करने लगे कि जो भैया यहाँ पर 2 गुणे 4 लिखा गया है, 2 तो एक आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 4 है ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या है, ये 4 आपकी भाज्य संख्या है। यानी कि आपने यहाँ पर जो संख्या लिखी है ये पहली संख्या आपकी क्या है, गलत है। यानी जो आपने पहली संख्या 2 गुणे 4 लिखी है ये गलत है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अब हम दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे को जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि एक आपका क्या है, एक अभाज्य मतलब विषम संख्या है, लेकिन जो 8 है, ठीक है, 8 आपका क्या है, एक भाज्य संख्या है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं, यानी कि ये संख्या भी आपकी क्या हो गई, अभाज्य गुणनखंड नहीं है 8 का। उसके बाद हमने 4 और 2 को लिया तो यहाँ पर 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये भी भाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। फिर हमने 2 और 4, यानी वही दोबारा से मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, 2 और 4 ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 गुणे 2 लिया है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या, यानी कि हमने 8 को कुछ इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। यानी यही सही तरीका है 8 को व्यक्त करने का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है, यही बताती है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेकर के आपको अच्छे से मैं समझा देता हूं। वो एग्जांपल सपोज मैं ले लेता हूं यहाँ पर आपको 12, ठीक है, हमने क्या एग्जांपल ले लिया 12। अब 12 पर आइए फिर से उसी प्रकार से चर्चा करते हैं। तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुणे 12, ठीक है, 12 गुणे 1, ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, लेकिन यहाँ पर इसको हमें लिखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है आपकी न तो भाज्य है न अभाज्य है, तो इस वाले मतलब एग्जांपल्स को हमें हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि न तो ये आपका एक भाज्य है न ही अभाज्य है, इस नाते इस एग्जांपल को हम नहीं लेंगे, ठीक है। हम केवल जो है ऐसे एग्जांपल्स को लेंगे जिसमें या तो भाज्य संख्या होंगी या तो अभाज्य संख्याओं का गुणन गुणन हो रहा होगा आपस में। तो यहाँ पर हम आगे लेते हैं, अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर क्या, मैं अब 2 लेता हूँ, ठीक है, 2 गुणे 6 कर दूं, हो जाएगा।
6 गुणे 2 करो, 2 गुणे 6 लिखो या 6 गुणे 2 लिखो, एक ही चीज है, तो इसको मैं बार बार उल्टा करके नहीं लिखूंगा। तो 2 गुणे 6 हो गया, ये समझ में आ गया। अब मैं 2 गुणे जो है सीधा 6 तो हो गया, अब मैं 2 गुणे 3 करूं, 2 3 6, फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर से आ जाएगा, सही बात है। या अब यहाँ पर एक तरीका और हम सोचते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुणे 3, ये भी सही है। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 गुणे 4 वही चीज है, तो 4 गुणे 3 लिखो या 3 गुणे 4। उसके बाद हमने और जो है सूक्ष्मतम रूप में जाना चाहा, 6 गुणे 2 हमने देख लिया, वही चीजें हैं। फिर उसके बाद हम 7 8 9 10 11 12 बाकी चीजों में पर नहीं जा सकते, यानी कि ये 3 पॉसिबिलिटीज बनी। अगर इसको हम जो है उस तरीके से लिखें, तो इसको मैं 6 गुणे 2 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 गुणे 3 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर 3 गुणे 4 भी लिख सकता हूँ। इक्वल टू का सिंबल लगा सकते हैं यहाँ पर, दोनों चीजें सेम ही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू भी लगा दूं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों एक बड़ा सेम चीज है, तो यहाँ पर या तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही चीज है, तो उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, तो ये हमारे पास 3 चीजें मिली, तो इसमें से सही कौन सा है, तो एक एक करके आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने चेक किया 2 गुणे 6, 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है, यहाँ पर 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, तो यानी कि ये आपका भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद हमने देखा 2 3 2, और यहाँ पर हमने देखा कि 2 आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 भी आपका एक अभाज्य संख्या है, और 2 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यानी कि ये एग्जाम्पल जो है लगभग लगभग यानी पूरी तरीके से फिट बैठ रहा है इस वाले सवाल के लिए। उसके बाद हमारा आता है 4 गुणे 3 वाला। तो 4 क्या है आपका, एक क्या है मेरे भाई, 4 आपका एक जो है भाज्य संख्या है, इस नाते ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि यही एक सही उदाहरण जो है आपका, मतलब सही तरीका है इसको व्यक्त करने का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या भैया हम बार बार इस तरीके से चेक करके देखेंगे, तो इसके लिए अगला टॉपिक हमारा आता है। लेकिन अभी पहले हम जान लेते हैं कि 8 का हमने यहाँ पर जैसे कि देख लिया, गुणनखंड कर लिया, और यहाँ पर हमने 12 का भी अभाज्य गुणनखंड रूप से जान लिया कि 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं, 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको और दे देता हूँ, आप उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 20, ठीक है, 20 का अभाज्य गुणनखंड 24 का करिए, उसके बाद आप 34 का करिए, इनका अभाज्य गुणनखंड आपका होमवर्क है, आप इसको घर पर करके लाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप कमेंट में देना चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। 20 24 34। अब उसके बाद यहाँ पर ये चीज तो हमने देख ली कि क्या भैया हमें इसी तरीके से बार बार चेक करके देखना होगा, तो मैंने कहा नहीं, इसके लिए मैथमेटिक्स में एक और नया जो अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो आइए इसके बारे में हम फटाफट से जान लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ को जान लेना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ को कैसे ज्ञात करेंगे, आइए फटाफट से जान लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ये क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, उसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेकर के मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, क्या यहाँ पर मैंने ले लिया, सपोज लेट से यहाँ पर मैंने ले लिया 12, यहाँ पर मैंने ले लिया 36, या फिर कुछ और ले लो यार भाई 40। हमने दो संख्याएं ले ली 12 और 40। पहली संख्या 12 और 40, तो इसका हम एलसीएम और एचसीएफ मतलब इसका हम फैक्टर कैसे करते थे, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जब हम फैक्टर करते थे तो क्या करते थे, यहाँ पर ऐसे दो इस तरीके से ऐसे पहला खींच देते थे और इसका हम फैक्टर कर लेते थे। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, ये तो बेसिक सी चीज है, आपको पता ही होगा। फिर मैं बता रहा हूँ, 2 20 गुना 40, फिर उसके बाद 2 धामा 20, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 पच्चे 10, और फिर उसके बाद 5 एकन्नम 5। तो ये चीजें हमने पिछली कक्षाओं में देखी थी, क्लास 8th में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर 12 का हमने जो है, अभी इसको मैंने अधूरा ही कर दिया है,
हाँ, तो यहाँ पर दो तीन तीन मतलब दो दो तीन, यहाँ पर मैंने 12 का जो है फैक्टर कर दिया है ये 40 का। तो इसको जब हम लिखते थे तो कैसे लिखते थे, यहाँ पर जैसे लास्ट में जब फैक्टर हो जाता था तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, जैसे 12 हो गया तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, जो कि यहाँ पर है 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद हम 24 के लिए क्या लिखें, मतलब 40 है तो 40 में क्या हो जाएगा, 24 नहीं यार 40। तो 40 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, इस रूप में हमने लिख दिया इसको। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का बेसिकली मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी कॉमन है, जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इस वाले पेन का यूज करता हूँ, रेड पेन का, तो यहाँ पर इसमें 2 और 2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 और 2 एक और कॉमन हमें मिल गया। 3 से कोई कॉमन नहीं है, ना कि 2 से यहाँ पर कोई कॉमन है, ना कि 5 से। तो हम क्या करते थे कि जो जो कॉमन मिलता था यहाँ पर, जो जो हमें कॉमन मिलता था हम उसको क्या करते थे कि यहाँ पर लिख लेते थे। जैसे मान लीजिए कि उसको, जैसे 2 और 2 कॉमन है हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाता था, एचसीएफ। ठीक है, यही आपका क्या हो जाता था, एचसीएफ। उसके बाद हम क्या करते थे कि जो जो कॉमन है उसको भी हमने एक बार लिख दिया, जैसे 2 और 2 कॉमन है एक बार लिख दिया, बाकी जो बच रहे हैं उसको भी हम फिर से गुणा के करके लिख देते थे। जैसे 2 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है, फिर 5 बच रहा है। तो ये जो हमने लिखा है इसको अगर मैं इक्वल टू करके मल्टीप्लाई करता था तो यहाँ पर आपका क्या आता था, 2 दूना 4, यही आपका एचसीएफ हो जाता था। अब हमने 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंजे, 24 पंजे आपका हो जाएगा 120। 120, तो ये आपका क्या हो जाता था मेरे भाई, ये आपका जो है एलसीएम हो जाता था। तो ये आपका लघुत्तम समापवर्त, ये आपका महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ हो जाता था। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या है इसको भी हम जानेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हमने देख लिया कि इस तरीके से हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। तो ये इसी प्रकार से हमें निकालना है इसमें भी, यानी क्लास 8 वाला टॉपिक फिर से करना है, लेकिन इसमें कुछ और एक दो चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIGH, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये दो पॉइंट्स हो गए। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में आइए जान लेते हैं। जैसे जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर ले लिया, क्या दिया था, दो, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए थे 12 और 40। तो आइए यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स, इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को उठाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 12, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 40, ठीक है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर हम इनको मतलब जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि मल्टीपल, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीपल मतलब पॉइंट आ रहा है, तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो यानी 12 का मल्टीपल क्या होगा और 40 का मल्टीपल, यानी कि 12 के पहाड़े में कौन कौन से अंक आते हैं, तो 12 का नम 12, 12 दूना 24, 12 का पहाड़ा बेसिकली लिख दो, मल्टीपल का मतलब ये है 12 में संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, वही संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी, 12 के 12, 12 दूना 24, 12 36, 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, फिर संख्याओं को लिखता हूँ, 12 अट्ठे 96, फिर उसके बाद 12 नवैया 108, फिर 12 दहम्मा 120, ठीक, ये चीजें हमने लिख दी। अब 40 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर 40 के लिए क्या हो जाएगा, 40 एकन्नम 40, 40 दूना 80, 40 तिया 120, फिर 40 चौके 4 चौक 16, 160, फिर इस तरीके से 200, ऐसे डॉट 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 चलते जाएगा।
तो यहाँ पर क्या क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि 12 में यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सी ऐसी संख्या है सबसे छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। 12 में हम किसी ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करें वो छोटी से छोटी संख्या बने जो कि 40 के पहाड़े में भी मैच खा जाए। तो यहाँ पर ना कि 12 यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहा है, ना 24 मैच कर रहा है, ना 36, ना 48, ना 60, ना 172, ना 84, ना 96, ना 108, ना 120। तो मतलब यहाँ पर 120 हमें मिल गया जो कि इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 120 और यहाँ पर भी 120 मैच कर रहा है। यही दो सबसे छोटी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 12 के पहाड़े में भी आ रहे हैं और 40 के पहाड़े में भी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हमने नाम दे दिया है, ये क्या हो रहा है भाई, ये इसी को हमने क्या कहा है, इसी इन्हीं दोनों को हम क्या कह देंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो 120 आया, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, एलसीएम, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आए। जैसे एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, छोटी संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 और 20 में क्या हो जाएगा, जैसे 8 का जब हम मल्टीपल करते हैं तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं और 20 का पहाड़ा। तो आइए 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तरीक 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, इस तरीके से चलता जाएगा। और 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 20 का 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, इस तरीके से 20 चौक 80, ऐसे डॉट 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 डॉट। तो क्या कहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या है जो कि 20 के पहाड़े में भी आ रही है और 8 के पहाड़े में भी छोटी से छोटी संख्या। तो 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ना 16 आ रहा है, ना 24 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, 32 इसमें नहीं आ रहा है, 40 आ रहा है, देख लो। तो यानी 40 सबसे छोटी संख्या है जो कि इसके पहाड़े में भी आ रही है और इसके पहाड़े में भी आ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम हो जाएगा। 8 और 20 का जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक। तो वही चीजें हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसे इसको मैं मिटा देता हूं, केवल एक ही एग्जांपल रखते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि हम किसी मतलब जो है 12 और 40, एग्जांपल के तौर पर मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं फिर से, 12 और 40 का हम क्या करेंगे, फैक्टर, जैसा कि हमने यहाँ पर पीछे किया है। तो 12 और 40 का फैक्टर किया है इस तरीके से, तो वही मैं लिख देता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 3। या फिर यानी कि फैक्टर का मतलब अभी हमने पीछे क्या देखा था कि किसके किसके पहाड़े में आता है, किसके किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, ठीक है। उसके बाद 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, उसके बाद क्या है, 6 के पहाड़े में भी आता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 स्वयं के पहाड़े में आता है। उसके बाद 40 को अगर मैं लूं तो 2 के पहाड़े में आता है, या 1 के पहाड़े में भी तो आता है भाई, 1 के पहाड़े में आता है, 2, 20 दूना 40, उसके बाद 2 के पहाड़े में भी, 3 के नहीं आता, 4 के आपका आता है नहीं, 4 के पहाड़े में, हाँ 4 के पहाड़े में आ जाता है। उसके बाद 40 में जो है किसके पहाड़े में आता है, और 8 के, फिर उसके बाद 12, 8 पंजे 40, फिर 12, 12 के पहाड़े में नहीं आता, फिर सीधा ये 15, 20, 20 के पहाड़े में आता है और 40, 40 के पहाड़े में आता है। तो नहीं, ये जो यहाँ पर मैंने संख्याएं लिखी हैं 1, 2, 4, 8, 20, 40, और ऊपर मैंने जो लिखा है 1, 3, 4, 6, 12, इसके पहाड़े में 12 आता है और इनके पहाड़े में 40 आता है, यहाँ पर जो कि मैंने लिखा है। अब यहाँ पर क्या कहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो कि 12 का भी फैक्टर हो मतलब और 40 का भी फैक्टर हो। तो यहाँ पर अगर मैं 12 को देखूं हाईएस्ट, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ना 6 ही दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। दिख तो यहाँ पर 2 भी रहा है लेकिन 2 छोटा है 4 से, ठीक है। यहाँ पर 1 भी छोटा है 4 से, तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, केवल 4 ही बचेगा। यही आपकी क्या हो गई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 4 जो है 40 के मतलब 40 का भी फैक्टर है हाईएस्ट, और जो है 12 का भी हाईएस्ट फैक्टर 4 है, कॉमन आ रहा है, जो कि दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। बेसिकली ये कहने का मतलब होता है एलसीएम और एचसीएफ के। तो हमें ज्ञात कैसे करना है, इसी तरीके से ज्ञात करना है। बेसिकली एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे आपका उदाहरण संख्या 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से फिर से वैसे ही हम करेंगे, 6 पर डंडे खींचेंगे, फिर इसको हम करेंगे 2 तिहाई 6, उसके बाद 3 एक अन्नम 3, ठीक है। उसके बाद 20 का क्या हो जाएगा, 20 के लिए 2 हम लेंगे, 2 दहम्मा 20, फिर 2 पच्चे 10, फिर यहाँ पर 5 से जाएगा, तो 5 एक अन्नम 5। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 के लिए और यहाँ पर 20 के लिए। तो यहाँ पर यदि मैं लिखूं तो 6 और 20 के लिए क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ 6 के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 2, या फिर 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, HCF और LCM। तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर, HCF, या फिर मैं इस तरीके से लिख दूं, HCF और LCM। तो यहाँ पर HCF आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो HCF आपका हो जाएगा, पहले मैंने क्या कहा था कि जो कॉमन मिल रहा है, जैसे दो दो कॉमन मिल रहा है उसको लिख दो, यानी जो जो कॉमन मिल रहा है उसी को हमें लिखना है, मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, जो मतलब जितना मिले वही आपका HCF हो जाता है। जैसे यहाँ पर दो दो कॉमन आ रहा है तो ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया। उसके बाद LCM में क्या होता है कि दो जो कॉमन है उसको लिख लो, उसके बाद जो जो संख्याएं बची हैं उसको बाद में लिख लो, तो यही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 5 या 15 दूना 30 दूना 60, ये आपका क्या हो जाएगा, LCM। तो यही इसी तरीके से हमें ओवरऑल ज्ञात करना है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ, जैसे अभी हमने 8 और 20 लिया था, ये 8 और 20 ले लेते हैं, या फिर 8 और 40। ठीक है, 8 और 40 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF ज्ञात करें। ठीक है, 8 और 40 का LCM और HCF ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर यदि मैं लिखूं सबसे पहले 8 के लिए क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर उसके बाद 2 एकन्नम 2। उसके बाद 40 के लिए क्या हो जाएगा, फिर से ऐसे दो डंडा खींचेंगे, फिर 2 20 दूना 40, फिर उसके बाद 2 दहम्मा 20, फिर उसके बाद 2 पचे 10, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 एकन्नम 5। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCM हमें लिखना है, और इस तरीके से, और HCF। ठीक है, तो LCM और HCF में हम बेसिकली क्या कर देंगे, यहाँ पर जैसे फिर से हमें वही चीजें करनी है, 2 गुणे 2 गुणे 2। LCM और HCF तो पहले नहीं लिखना है, पहले यहाँ पर हम ये किसका लिख रहे हैं, 8 का लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 बराबर, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40 बराबर। तो 40 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 के लिए आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ पर 40 और 8 के लिए हमने लिख दिया है। तो LCM और HCF क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो LCM और HCF यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा, यदि मैं लिखूं LCM एंड HCF। ठीक है, LCM क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर LCM के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन पार्ट्स को देखते हैं HCF के लिए। ठीक है, कॉमन पार्ट्स ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ये। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या मिल रही है, ये संख्या और ये संख्या। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, वही वही संख्याएं लिख लेंगे। सबसे पहले जो संख्या कॉमन है उसको हम लिख लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF। वही आपका क्या हो जाएगा, अभी LCM ही लिखे हैं तो LCM ही याद कर लेते हैं, जो जो कॉमन मिल रहा है उसको लिख लो, फिर बाकी जो बचे उसको एक बार लिख लो। तो आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका LCM हो जाएगा। और HCF के लिए क्या हो जाएगा, दो, अब जो जो कॉमन है केवल उसे उसे लिख लो, तो यही आपका हो जाएगा क्या, HCF। तो 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल ज्ञात करना है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ANSWER। ठीक, तो इस तरीके से हमें याद करना है। ये 2 सवाल और मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। अब बाकी के एग्जाम्पल्स को, यहाँ पर ये तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, तो इसको हम कल देखेंगे। बाकी पहला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल बच रहा है, उसको हम अगले क्लास में, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, 15 से 20 मिनट में, जैसे मतलब तीनों एग्जाम्पल्स मैं यहीं पर करा दूं, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसके पहले अभी आप LCM और HCF से थोड़ा सा और फ्रेंडली हो जाइए, मतलब इसको और अच्छे तरीके से करना सीख लीजिए। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दे रहा हूँ। उसके बाद जो है कल की क्लास में मैं जो है पूरा एग्जाम्पल 1, 3 और 4 करा दूंगा, और वो एग्जाम्पल्स में मतलब 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भी हमें देखना होगा, इसलिए मैं उन एग्जाम्पल्स को कल ही कराऊंगा। तो पहले आज यहाँ पर पहला सवाल मैं दे दे रहा हूँ, 20 और 120 का जो है आप LCM एंड HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर HCR नहीं, HCF। उसके बाद 20 और 120 यहाँ पर हमने लिख दिया 40, 60, और जो है बस केवल 2 का ही अभी करके आइए, LCM
एंड HCF। अच्छा, 3 संख्या का कैसे करेंगे? तो 3 संख्या के लिए भी वैसे ही रहेगा। हम 3 डंडे खींचेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे 3 संख्या हम लेंगे, उसके बाद तीनों का एलसीएम याद करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 40 लिख दिया हमने, 60 लिख दिया और फिर 80 लिख दिया। इसके मतलब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी यहाँ पर फिर इन तीनों को कॉमन करेंगे, यहाँ पर तीनों को कॉमन करेंगे। जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका एलसीएम हो एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और उसके बाद बाकी के जो बचेंगे उसको भी हमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बाकी कल इन तीनों एग्जांपल्स को मैं वापस से करा दूंगा, ठीक है। इसको ट्राई करके आइएगा आप लोग। तीसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे सपोज लेट से मान लीजिए कि 40, 30, 120 एलसीएम एंड HCF आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है, इसको करके आइएगा। तो बस यही चीज़ आपको बतानी थी। जो है इस लेक्चर में, ये लेक्चर आपका लगभग फिनिश होता हुआ। तो यहाँ पर मैंने जो जो चीज़ें पढ़ाई इसको आप लोग कल रिवाइज करके आइएगा, और बाकी ये होमवर्क आपको करके आना है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आप जो है फटाक से अभी के अभी कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। इसी के साथ चलते हैं, और साथ ही साथ जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या फिर सीधा बस बताते क्या हैं, बस सीधा चलते हैं, इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद, राधा स्वामी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद, राधा स्वामी।